नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। देवास संसदीय सीट पर आस्था लगती है। दोस्तों रुख करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड, तूफान का भी अलर्ट। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश और ठंड हवा ने दिल्ली एनसीआर में सर्दी में फिर से इजाफा कर दिया है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी रात से बारिश हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर कई जगह जलभराव देखने को मिला, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हुई और उत्तर प्रदेश में कई जगह ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसमी गतिविधि बदल रही है और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड के एक और बार फिर से वापसी की संभावना है। और इससे पहले रविवार को दिल्ली में शाम 5:30 बजे तक 3.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यादव का ये दाव चल गया तो बीजेपी के लिए काट ढूंढना होगा मुश्किल। यह दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ों, मुस्लिमों व दलितों का कॉम्बिनेशन बनाने में जुटी है, जिसकी झलक उनकी घोषित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देखने को मिली है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ओबीसी वोटों में खासकर नॉन यादव को गोलबंदी में लगे हैं और इस कारण वो जातीय समीकरण की बिसात को ढंग से बिछाने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि ओबीसी को लामबंद करने के लिए एक के बाद एक मुद्दे देते रहें और इसी कारण स्वामी प्रसाद लगातार रामचरितमानस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौर्य ही नहीं, बसपा व कांग्रेस से आए कई नेताओं को खासी अहमियत मिली है और बताया जा रहा है कि ठीक ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन की झांकी प्रदेश की टीम में दिखेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बोले विपक्ष में मतभेद हो सकते हैं लेकिन भाजपा आरएसएस के खिलाफ सब हैं एकजुट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन में एक दिन पहले रविवार को श्रीनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्षी दलों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ एकजुट हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या देश में विपक्षी एकता संकट में है, इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी एकता बातचीत और विजन के बाद आती है। ये कहना कि विपक्ष बटा हुआ है सही नहीं है। ये सच है कि विपक्ष में मतभेद हैं लेकिन विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव। सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के सहारे शक्ति सियासी जमीन को फिर से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं टीआरएस नेता केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने भी बहुतों की बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की रणनीतियों, चुनावी दावों और समीकरणों को मापने के लिए हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, जिसमें अगर सभी लोकसभा चुनाव अभी होते हैं तो जनता का क्या मूड है, इसकी तर्ज पर इसे परखा गया। और दरअसल दोस्तों इस सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होने वालों का आंकड़ा बीते 6 सालों में करीब 50% के हिसाब से बढ़ गया है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारी बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह। प्रियंका गांधी बोली, जो राजनीति तोड़ती है उससे कभी भला नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह हुआ और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राहुल गांधी ने शहर में ताज़ा बर्फबारी के बीच यात्रा का समापन करते हुए राष्ट्रगान की धुन के बीच पंथा चौक स्थित शिविर स्थल पर ध्वज आरोहण किया। इसी के साथ यात्रा के समापन समारोह के दौरान शेर कश्मीर फ्रंट स्टेडियम में प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और भारी बर्फबारी के दौरान अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी देश में एकता और शांति चाहता है। जो राजनीति आज देश में चल रही है उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे उन्होंने मुझे और मेरी मां को संदेश भेजा था और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं।
जब यहाँ के लोग मुझसे गले मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तब लगता है जैसे उनका दर्द मेरे सीने में समा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के राज्य और 3970 किलोमीटर का सफर पूरा। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए 3970 किलोमीटर की दूरी तय कर अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंच चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर ऐतिहासिक लाल चौक जाकर तिरंगा फहराया। राहुल गांधी के श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्शन में नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लाल चौक को सील कर दिया गया था और आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। राहुल गांधी के साथ इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी नजर आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री जी कश्मीरी पंडित आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपके पास जवाब है? राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी दौर में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 30 जनवरी को ये यात्रा खत्म हुई और जम्मू कश्मीर में जब से ये यात्रा चल रही है तभी से राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को जोर शोर से उठाया और एक बार फिर राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित भी राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बता रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए ट्विटर पर लिखा कि आज कश्मीरी पंडित भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं, हमारा राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा आपने हमारे लिए क्या ही क्या है? तो जवाब है क्या आपके पास प्रधानमंत्री जी? तो दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर पर धमाल मचा रहा है राहुल गांधी का ट्वीट और भाजपा को मिर्ची लगा रहा है क्योंकि कश्मीरी पंडितों से मिले हैं राहुल गांधी और कश्मीरी पंडित अपना दर्द बता रहे हैं राहुल गांधी को। और राहुल गांधी अब पीएम मोदी से और भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कश्मीरी पंडितों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा आपने इनके लिए कुछ किया है? क्या आपके पास कुछ जवाब है तो इनको दीजिए। इससे पहले 24 जनवरी को राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के एक 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कश्मीरी पंडितों से ये कहने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरह से कश्मीरी पंडितों के मामले में घिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यहाँ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं भाजपा के लिए, न केवल कश्मीरी पंडितों को लेकर बल्कि जिस प्रकार से भारत में नफरत फैल रहा है और देश को बांटने का प्रयास किया गया था उसके खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा निकली उसको लेकर भाजपा इस वक्त घिर गई है और अब 2024 के चुनाव में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है भाजपा को। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से दोहरा देंगे वही काम। जी हाँ दोस्तों, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद में चल रही भारतीय किसान यूनियन का धरना रात में भी बदस्तूर जारी रहा। कड़ाके की सर्दी में भी किसान झोपड़ियां बनाकर रात में धरना देते नजर आए तो वहीं धरना स्थल पर किसानों के मनोरंजन के लिए शेर और शायरी के कलाकारों का भी इंतजाम किया गया। रात में किसानों का हाल चाल जानने के लिए राकेश टिकैत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना बदस्तूर जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना कर रहे किसानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। शनिवार को शुरू हुए इस धरने पर किसानों की भीड़ न पहुंचने की वजह से राकेश टिकैत थोड़े नाराज भी दिखे और उन्होंने किसानों से कहा कि अगर इस धरने में यहाँ के किसान नहीं आ सकते तो वो साफ साफ बता दें क्योंकि हरियाणा और पंजाब से किसान यहाँ आने के लिए तैयार बैठे हैं। शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में नफरत चलेगी ना बंटवारा, लाल चौक पर ध्वजारोहण के बाद सुरजेवाला बोले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार दोपहर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद यात्रा नेहरू पार्क की ओर बढ़ गई और लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने मन के चोर को देख लेना चाहिए तो उन्हें पता चल जाएगा कि देश में नफरत कौन फैला रहा है और देश का बंटवारा
कौन कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने लाल चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज देश में नफरत और डर का माहौल बना दिया गया है। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुरजेवाला ने कहा कि लाल चौक से भारत का तिरंगा फहराकर हमने ये दिखाया है कि ना तो नफरत चलेगी, ना बंटवारा और ना ही विभाजन। इस देश में प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। इसी के साथ सुरजेवाला ने आगे कहा कि मोदी सरकार को बेरोजगारी और महंगाई पर जवाबदेह होना पड़ेगा। आज देश में नफरत और विभाजन का माहौल है। सुरजेवाला ने कहा कि 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, वो मोदी हो या कोई और हो। इस देश के लोग ही इस देश का झंडा हैं। आज हम लाल चौक से किसी जंग का नहीं बल्कि देश को फिर से जोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि काश प्रधानमंत्री अपने मन के चोर को देख लेते तो सच्चाई सामने आ जाती। इस देश को हर रोज कब्रिस्तान और शमशान में तोड़ा जा रहा है। हम बताना चाहते हैं कि ये देश ऐसे नहीं चलेगा। ये देश रोजगार से चलेगा। गैस का सिलेंडर जब 400 रुपये का होगा तो देश चलेगा, और जब दाल 60 रुपये की होगी तो देश चलेगा। जब बेरोजगारों को रोजी रोटी मिलेगी तब देश चलेगा। दोस्तों,